अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 11 कैफ 1 का स्टार्ट हो गया जी। अब बताएं जी किस किस का पहला दिन है आज। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। लेक्चर कल तक के लिए हैं 10 लेक्चर। किसी ने कल लेक्चर ना लिया हो? आपने नहीं लिया? आपने नहीं लिया, आपने भी नहीं लिया तो आज वाले लेक्चर की क्या समझ आएगी? एटलीस्ट कल वाला लेक्चर तो लाजमी ले लेना चाहिए था कि कल हमने क्या स्टार्ट किया जी। चलें जी। अब फिर आज आप देखते हैं आप लोगों को कितना कुछ समझ आता है। होपफुली वैसे सिर्फ कल का लेक्चर लिया हो, उससे पीछे वाला इतना कनेक्टिंग नहीं है आपस में, यानी कि पीछे वाला अलग हो सकता है, रिवैल्यूएशन कल से शुरू हुई तो लाजमी जो करना है ना वो कल वाला लेक्चर तो पहले ही ले लेना, उसके बाद सारे लेक्चर्स पूरे करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, ठीक है। लेकिन कल वाला तो आप लाजमी ले लीजिएगा ताकि जो आज हम पढ़ रहे हैं वो अगर अच्छे से समझना है, समझ तो आ ही जाएगा आपको, अच्छे समझना है तो वो अच्छे से समझ आ जाएगा कल वाला लेक्चर लेने के बाद, ठीक है ना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 51 मैंने आपको करवा दिया था और 2 और 3 आपको मैंने होमवर्क में दिया था। इसका सलूशन अभी आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। बुक आने तक ये मसाइल हैं, बस अल्लाह खैर करे आ जाएगी बुक तो। 52 और 53 आपके होमवर्क में था, तो सेम क्वेश्चन था, बस सलूशन तसल्ली के लिए आपके देना है। सलूशन ना भी हो तो इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए आप लोगों को, हाँ जी वही काम किया हमने, वही सवाल था, कोई मसला नहीं होना इसमें इंशाल्लाह। फिर भी चलें सलूशन दे दूंगा मैं, बुक के अंदर सलूशन मौजूद हैं इन क्वेश्चंस के साथ, लेकिन बुक चूँकि अभी आप बस पहुँची नहीं है इसलिए सलूशन ये दे दूंगा मैं आपको। आज हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 54। ओके, उमर परचेज अ बिल्डिंग कॉस्टिंग 500 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2015, ठीक है। यूजफुल लाइफ इसकी कितनी है जी? 10 साल। फिर 1 जनवरी 16 को एक रीवैल्यूएशन हो रही है, फिर आज रीवैल्यूएशन भी आ गई सवाल में 1 जनवरी 17 को। तो सारे पॉसिबल सिनेरियोज हम इंशाल्लाह देख लेंगे, कर लेंगे, लेकिन सादा बात बताऊं, रीवैल्यूएशन सिर्फ इतनी सी थी कि रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में क्या करना है, एक लाइन बोलो बोलो बोलो, एक लाइन खाली छोड़ के रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी है और सरप्लस लॉस निकल आएगा रीवैल्यूएशन पर। अब कल सरप्लस आया था, आज लॉस भी आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, फिर जनरल एंट्रीज में क्या करना था, रीवैल्यूएशन के दिन क्या करना था, यूं कह लें रीवैल्यूएशन की इस मेथड ऑफ रीवैल्यूएशन में रीवैल्यूएशन के वक्त 2 एंट्रीज होती हैं। पहली, एक्यूमुलेटेड एप्शन का जितना बैलेंस पड़ा है वो ट्रांसफर करना है एसेट अकाउंट में, ताकि एसेट अकाउंट किस पे आ जाए, बुक वैल्यू पर, फिर सरप्लस या लॉस रिकॉर्ड कर। अब रीवैल्यूएशन सिर्फ इतनी सी है। अब ये रीवैल्यूएशन साल का पहला दिन हो रही है तो यही वर्किंग में और एंट्रीज में साल के पहले दिन खड़े होकर कर लेंगे, यही ईयर एंड पे हो जाए तो ईयर एंड पे यही काम कर लेंगे, यही मिड ऑफ द ईयर हो जाए तो मिड ऑफ द ईयर यही काम कर लेंगे, इससे कोई फर्क अब नहीं पड़ना, ठीक है। अब जहाँ पे वो आखिरी लाइन में बच्चे बैठे हैं ना, उस इस तरफ भी बैठ सकते हैं उससे ऑनवर्ड्स, ठीक है ना जी, ओके, अगर बैठना चाहें तो। अच्छा जी, तो कुछ आज बच्चे आ ही गए, अल्लाह की है, अल्लाह अल्लाह करके पैदल चलने वाले पहुँचने लग गए अब। अच्छा जी, तो अर्ज ये कर रहा था कि आप लोगों ने इसको फिलहाल सोचना नहीं है, ऐसा हो वैसा हो, सब कुछ हो सकता है। रीवैल्यूएशन सिर्फ इतनी सी है, वर्किंग में एक लाइन छोड़ के रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी है, सरप्लस लॉस बैलेंसिंग निकाल लेना है, और जनरल एंट्रीज के वक्त 2 जनरल एंट्रीज करनी है, पहली ट्रांसफर की, दूसरी सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग की, ओके। अब असूल बस ध्यान में रखना है, ट्रांसफर की एंट्री क्या कहती थी कि जितना बैलेंस पड़ा है, मैंने आपको ज़बानी कलाम में बताया था कि 1 साल बाद अगर रिवैल्यूएशन हो रही है तो 1 साल की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुई पड़ी है, 2 साल बाद हो जाए तो 2 साल, 3 साल बाद हो जाए तो 10 साल बाद हो जाए तो। असूल क्या है, एक्यूमुलेशन के अंदर जितना बैलेंस रीवैल्यूएशन के दिन पड़ा है, इस एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं। यानी जब रीवैल्यूएशन करते हैं तो एक्यूमुलेशन का बैलेंस क्या हो जाता है, नील, एक बार ऐसा होता है, ओके, ठीक है। अब एक की बजाय 2 रीवैल्यूएशन आ गए, कोई मसला नहीं है, सवाल उसी तरतीब पे करेंगे। सबसे कीमती चीज क्या थी जी, कुछ याद है? वर्किंग सबसे कीमती चीज थी, वर्किंग करेंगे, वर्किंग से ही जनरल एंट्रीज हैं, वर्किंग से ही लेजर्स हैं। चलो देखता हूँ आज शायद लेजर बना दूँ, ठीक है, इधर बना दूंगा, वन नोट पे बना दूंगा, लेकिन फिलहाल वर्किंग करेंगे हम, जनरल एंट्रीज करेंगे हम, और
मैं आपको एक्सट्रैक्ट्स आज फिर भी बनवा दूंगा। आप लोगों ने होमवर्क में एक्सट्रैक्ट्स बनाए थे? सोल्यूशन में कोई नहीं है क्योंकि सोल्यूशन असल में सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बहरहाल मैं आपको फिर बनवाता हूँ एक्सट्रैक्ट्स भी। तो आज 3 साल आ गए हैं, तो ज़रा प्लानिंग कर लेते हैं हम। वर्किंग मुझे यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी, इजाज़त है? ये कोना नज़र आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 54 है, ठीक है। वर्किंग नंबर 1, क्या वर्किंग है जी हमारी? मशहूर ज़माना, डेट, डिस्क्रिप्शन और बिल्डिंग। आज लिख लें बिल्डिंग या एसेट ही लिखें? बिल्डिंग। फिर उसके आगे मैंने कहा था 2 खाने आपने खाली छोड़ने हैं। ये ज़रा देख के बताओ, एंड पे नज़र आ रहा है फॉन्ट? 12 ये थोड़ा सा हेडिंग थी, बाकी मैं कोशिश करूँगा, फिगर बड़ी ही है। नज़र सही आ रहा है ना? ओके। अच्छा जी, किस दिन खरीदा एसेट? 1 जनवरी 2015। कॉस्ट कितनी है जी? 500। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा भी बैठा हुआ है जिसने अभी तक एक भी लेक्चर नहीं लिया और 11वें लेक्चर में आ गया? ऐसा भी? माशाल्लाह, आप ऐसे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई बात नहीं है, आपने फिर भी कल वाला लेक्चर ले लिया ना, तो जो इंट्रो पढ़ी हुई है उससे गुजारा चल जाएगा आगे वाला, लेकिन लेक्चर पूरे करने ज़रूरी है। जो कुछ हमने पढ़ा है ना पिछले 10 दिन में, उन्हीं से मिलके बड़ा सवाल बनना है। बड़ा सवाल और कोई कहीं से नहीं आ जाना। भाई आप दोनों ना इधर सामने आ जाओ, ये बिल्कुल अपोजिट वाली लाइन। वो जगह खाली है ना, तो कैमरे पे नज़र ही नहीं जाती। माजरत, आपको तकलीफ दी मैंने जी। मैं क्या करूँ, नोट्स नहीं है तो? नोट्स अपने लेके आने थे, नीचे नहीं भाई नोट्स दो यार। नोट्स आ जाते हैं भैया। अच्छा जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि 10 लेक्चर्स में जो हमने पढ़ा है बस वही था। आइए 16 खत्म हो गया। रीवैल्यूएशन नई चीज़ कल शुरू की है, वो कल वाला लेक्चर ले लें कल, और आज में रीवैल्यूएशन भी समझ आ जाएगी। तो अभी आगे हमने जो 8-9 दिन, मजीद 7-8 दिन और पढ़ना है, इसको क्या करना है, वही सारे कॉन्सेप्ट जो किए हुए हैं उन्हीं को आप बड़े सवालों के अंदर जो है वो मैं करना चाहिए। नोट बना रहे होंगे, नोट के अंदर क्या आएगा भाई? वही एडिशन है, वही डिस्पोजल है, वही एक्सचेंज है, वही एस्टीमेट चेंज है, वही कॉस्ट डिटर्मिनेशन है, वही अपग्रेड है, वही ये सारी चीज़, रिप्लेसमेंट, मेजर पार्ट, सब कुछ हमने पढ़ लिया। तो इंपॉर्टेंट तो बहुत है पिछले लेक्चर्स, लेकिन चलो उनके लिए आपको ये है कि जब तक रीवैल्यूएशन चल रही है वो 2 से 3 दिन 4 दिन आपको मिल गए कि आप लोग उनको कवर कर सकते हैं, जो आप बच्चे आए बैठे हैं। लेकिन सबसे पहले आपने कल वाला लेक्चर ले लेना। आज वाला समझ सही से भी आ जाए तब भी लेना लाजमी है, क्योंकि आज गुजारा होगा आपको अगर समझ आ जाती है तो। लेकिन जो इन डेप्थ जाके चीज़ें हमने डिस्कस की हुई थी, अभी शायद रट्टा लग जाए आपसे, कोई 1-2 चीज़ें आप वैसे ही याद रख लें, लेकिन कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना वो पार्ट 2 के अंदर हमने शुरू की थी रीवैल्यूएशन। वो पार्ट 2 बल्कि पार्ट 1 में थोड़ा सा एंड पे शुरू कर ली थी। तो ये कल वाला लेक्चर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगले 3-4 दिन जो रीवैल्यूएशन चलनी है उसके लिए। तो वो सबसे पहले लें और उसके बाद फिर पिछले लेक्चर्स भी 2-2 करके आपने लेने हैं। इस वीक के अंदर आपने पेंडेंसी रिमूव करनी है, वरना फिर काबू में नहीं आएगा ये। आइए 16 काबू में ना आया तो फिर FAR काबू में कैसे आएगा? कोई करेंगे ना हिम्मत इंशाल्लाह। हाँ, आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। ओके। अच्छा जी, एसिड खरीदा, एसिड खरीदने की जर्नल एंट्री, तो हम यहाँ पे जर्नल एंट्रीज करते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। पहला साल यही है। तो 1 जनवरी 2015 पर एसिड डेबिट, एसिड का नाम ही लिख देते हैं, बिल्डिंग डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से? 500 से। अच्छा, उसके बाद लेजर साथ साथ ओपन करने की ज़रूरत है या चलेगा काम? चलने देते हैं, फिर अगर आपको ज़रूरत महसूस होगी तो मैं लेजर बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब बिल्डिंग डेबिट, कैश क्रेडिट हो गया। अब क्या करें जी? ईयर एंड आ गया। ईयर एंड पे क्या करेंगे? और डेप्रीसिएशन के लिए मैं आपको मना करता होता हूँ, पहले आपने डेट नहीं लिखनी। यहाँ पर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आगे चल के फिर मसले मसाइल आते हैं, गलती आपसे ना हो, तो एक आदत शुरू से ही बना ली हमने, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करेंगे, सवाल खामोश भी हो तो। 500 डिवाइडेड बाय पूरा साल। अच्छा, या ये अगर पूरा साल ना होता तो फ्रैक्शन लगा देते, 6 महीने 8 महीने। ओके जी, कितना आ गया जी?
और बुक वैल्यू क्या आ गई 450। और हमारा एसेट जनाब पहुंच गया 31 दिसंबर 2015 पे, वर्किंग के अंदर 31 दिसंबर 2015 पे हमारा एसेट पहुंच गया। जर्नल एंट्री क्या करें, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। पचास, थोड़ी सी जगह बनाकर चलते हैं। 50 लें जी, एंट्रीज इस साल की हो गई मुकम्मल। अच्छा, अब लेजर ना बनाने का एक फ़ायदा ये भी है कि मैं ज़बानी आपको आज याद कराने की, समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्यूमुलेशन में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। लेजर का फ़ायदा क्या हुआ था, पहला दिन था ना, कल लेजर बना लिया कि आपको 1 जनवरी 16 पर वो सामने नज़र आ रहा था एक्यूमुलेशन में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, पर लेजर थोड़े ही रिक्वायर्ड होंगे। जर्नल एंट्री मांगेगा वो, या एक्सट्रैक्ट्स मांगेगा वो, ठीक है, या चलो नोट मांगता है तो नोट में भी लेजर का ओपनिंग बैलेंस आ ही रहा होता है एक तरह से। वो नोट क्या है, वो लेजर की स्टेटमेंट फॉर्म है, लेकिन स्टिल हम वर्किंग से या एंट्री से डायरेक्ट देखने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। बल्कि मैं तो कहता हूँ आप अगले सफ़े के ऊपर लेजर साथ साथ ओपन करके खुद चलाएं, शाबाश, जल्दी करें। अगला सफ़ा जो है उस पर 3 लेजर्स ओपन करें। एसेट अकाउंट, उसके लिए आपने को 5-6 लाइनें छोड़नी है, एक्यूमुलेशन अकाउंट के लिए 5-6 लाइनें छोड़नी है, और रीवैल्यूएशन सरप्लस के लिए जगह छोड़ देनी है 4-5 लाइनें। ये 3 लेजर्स आपने बनाने हैं, बराबर जगह रखिएगा। ओके, इधर ले ही आए यार, चलो पहला दिन है, अब क्या कर ही लेते हैं। वैसे चलो ठीक है, ये देखें जी, ये 3 लेजर मैंने कहा आपको ओपन कर लें। एसेट अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। अब बिल्डिंग का अकाउंट जो है वो एट कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट भी अब हो सकता है, ये हमें पता लग गया, ठीक है ना। तो इसको मैं ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिख लूं। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या है, बल्कि चलो आज वही लिखता हूं, कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट। कॉस्ट भी हो सकती है इसमें और फेयर वैल्यू भी हो सकती है, जिसको हम यहां पर रीवैल्यूड अमाउंट कहते हैं। यानी ग्रॉस अमाउंट पर बिल्डिंग का अकाउंट बैलेंस शो करेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट अलग बन रहा है। डेप्शन की एंट्री हम एसेट के अकाउंट में नहीं क्रेडिट करते होते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्शन में क्रेडिट करते होते हैं, ठीक है। अब 1 जनवरी 2015 पर एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से, 500 से, और फिर ईयर एंड पर डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या पड़ेगी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से, 50 से। और ईयर एंड हो गया जी हमारा 31 दिसंबर 2015 पर बिल्डिंग का अकाउंट बैलेंसिंग फिगर शो करेगा कितनी, 500। ये 500 क्या है, नहीं 500 क्या है, ये कॉस्ट है, ये अभी तक कॉस्ट पड़ी है क्योंकि अभी ये रीवैल्यू हुआ नहीं है। और 31 दिसंबर 2015 पर एक्यूमुलेटेड डेप्शन का क्लोजिंग बैलेंस, इस 1 साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मैं ये सीधी लाइन लगा दूं, थोड़ा इजी हो जाएगा इस तरह से लगाना, ठीक है जी। ओके, लें जी, पहला साल क्लोज हो गया। अभी तक तो कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई कि रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट ओपन होता, ठीक है जी। अब अगला साल आया जी 16, ये अब कल किया हुआ, ये कल वाला काम दोबारा कर रहे हैं, ऐसे ही है। तो 16 में सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बनाएंगे, बिल्कुल। 1 जनवरी 2016 ब्रॉड डाउन 500, और 1 जनवरी 2016 पर ब्रॉड डाउन 50, ठीक है जी, जाज़ाकल्लाह। अब सवाल में देखें, ये बार बार करने वाली बात है, बार बार करने वाली बात। रीवैल्यूएशन वही है जो मैंने कल आपको सिखा दी है, ओके।
बस बार बार इसको करने वाली बात है, ये रूल्स को रिवाइज करने वाली बात है। अब लेजर्स को साइड पे कर दें। लेजर को सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए बनवाऊंगा क्योंकि असल में ये लेजर्स ही हैं जो स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट होकर नोट बनेंगे, तो इसलिए ज़रा दिमाग के अंदर ये चलता रहे, मैं साथ साथ करा रहा हूँ, वरना इसकी ज़रूरत नहीं थी। मेरी रिक्वायरमेंट है वैसे लेजर की? ओहो है, अच्छा चलो ठीक, चलो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। आ जाओ जी वापस सवाल, इसकी मोहताजी नहीं लेके चलने। वर्किंग के साथ हम किसी भी चीज़ वर्किंग करेंगे, हर चीज़ इंडिपेंडेंटली करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट एंट्रीज मैंने इंडिपेंडेंटली करवानी है आपको। अब 1 जनवरी 16 पे हम मौजूद हैं और एसेट रीवैल्यू हो रहा है, रीवैल्यूड अमाउंट आ रही है 900। अब मुझे आपने बताना है वर्किंग में क्या करें, एक लाइन छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे और सरप्लस लॉस रिकॉर्ड होगा। अब ये 2016 की एंट्रीज में ब्लू से करने लगा हूं, ठीक है। तो 1 जनवरी 2016 आया, एक लाइन खाली छोड़ दी, रीवैल्यूड अमाउंट लिख ली। कितनी है रीवैल्यूड अमाउंट? 900। अब 450 से एसिड को उठाकर ले जाना है 900 पर, तो एसिड को बढ़ाना है या कम करना है? इसका मतलब एसिड पे सरप्लस आएगा या लॉस आएगा? सरप्लस आ जाएगा, ठीक है जी। तो 450 से 900 पर लेके जाना है, तो 450 का क्या आ गया जी? रीवैल्यूएशन सरप्लस। यही काम किया था कल, और ये रीवैल्यूएशन सरप्लस का अगला कॉलम है, ये इसमें नजर आने लग जाएगा, ठीक है जी। और ये मैंने आपको कहा था ये 450 इस दिन सरप्लस आया है, ये 400 450 बटा 450 नहीं है, याद है ना कल ये बात की थी। इसका मतलब ये कि कोई सरप्लस नहीं पड़ा था, 450 पे 450 ऐड किया 900 हो गया, सिफर में 450 ऐड किया, तो ये है क्या असल में? रीवैल्यूएशन सरप्लस का हमने ये कॉलम बनाया था। तो वर्किंग में क्या करेंगे, एक लाइन खाली छोड़ेंगे, रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे, सरप्लस या लॉस बैलेंसिंग फिगर आएगी। कोई मसला? अच्छा, एंट्रीज में क्या करेंगे? एंट्रीज 2 हैं रीवैल्यूएशन के इस मेथड में, जनरल एंट्रीज 2 हैं। नंबर वन है ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस टू एसेट अकाउंट टू ब्रिंग एसेट अकाउंट टू इट्स। जितना बैलेंस रीवैल्यूएशन के दिन, जितना बैलेंस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर मौजूद है, उसको वहां से ट्रांसफर करके एसेट अकाउंट में डालना है, ताकि एसेट अकाउंट किस पे नजर आने लग जाए? बुक वैल्यू, ठीक है। वजह क्या बताई थी मैंने? वजह ये बताई थी कि असल में रीवैल्यूएशन में हम बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू को कंपेयर करते हैं, बुक वैल्यू और रीवैल्यूड अमाउंट को कंपेयर करते हैं सरप्लस लॉस निकालने के लिए। अब वर्किंग में तो हमारा एसेट बुक वैल्यू पर ही नजर आ रहा है, लेकिन अभी अभी आपने लेजर बनाया है, क्या लेजर के अंदर भी आपका एसेट बुक वैल्यू पे नजर आ रहा है? अभी तो ये किस पे पड़ा हुआ है? कॉस्ट पे। अब ऐसा क्या करें कि ये बुक वैल्यू पे आ जाए? तो जितना अक्यूमुलेशन का बैलेंस पड़ा हुआ है वो उधर से ट्रांसफर करें। अब वो क्रेडिट नेचर की चीज ट्रांसफर करने के लिए, खत्म करने के लिए उसको डेबिट करेंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट, एसेट क्रेडिट करेंगे, तो ये बुक वैल्यू पे नजर आने लग जाएगा। जिनका आज पहला दिन है ना, उनके लिए जरा मैंने थोड़ी तफसील ज्यादा बयान की, ठीक है। तो अब लेजर से देख के तो नजर आ जाता है कितनी डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट हुई पड़ी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि लेजर की बजाय हम जनरल एंट्री से देखें, बल्कि उससे भी एक स्टेप आगे लेके जाऊंगा, वर्किंग से डायरेक्ट दिखाऊंगा, ओके ठीक है। फिलहाल अगर कोई एंट्री से देखना चाहे तो ये देखो, कितना अक्यूमुलेट हुआ पड़ा बैलेंस? 50। इसके अलावा कोई डेप्शन आज तक, और अगर ये 2 साल बाद रीवैल्यूएशन होती तो 100 हो गया होता, 3 साल बाद हो रही होती तो जितना बैलेंस पड़ा होगा, ठीक है। यहां से भी नजर आ गया। इससे भी बेहतर तरीका क्या है, हम वर्किंग से देखें। वर्किंग से कैसे देखेंगे? हम रीवैल्यूएशन के दिन ये यहां पे आके खड़े हो जाएंगे, इससे ऊपर हम इस वर्किंग में देखेंगे ये एसेट अगर अपनी जिंदगी में कभी इससे पहले रीवैल्यू हुआ होगा, तो फिर पहली बात, अगर ये एसेट अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी रीवैल्यू नहीं हुआ होगा, तो अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर डेट ऑफ परचेज से इस दिन तक की डेप्शन इकट्ठी हुई पड़ी होगी। और अगर कभी ये रीवैल्यू हो गया होगा, तो चूंकि आपको पता है हम रीवैल्यूएशन में, इस मेथड में डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर देते हैं, एक्यूमुलेशन को। अगर रीवैल्यू हुआ होगा तो उस लास्ट रीवैल्यूएशन पे एलिमिनेट होकर 0 हो गया होगा बैलेंस, तो फिर अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर क्या पड़ा होगा? डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन से
इस दिन रीवैल्यूएशन के दिन तक की डेप्रिसिएशन का बैलेंस। ठीक है, ये समझ आई ये बात? ये कोई बात नहीं, ये हर रोज करेंगे, हर सवाल में करेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतर होता चला जाएगा। तो पहला दिन बता रहा हूँ ना आपको। तो हम यहाँ खड़े, हमने ऊपर नजर उठाकर देखा, ये एसेट कभी रीवैल्यू हुआ है? ये एसेट कभी भी रीवैल्यू नहीं हुआ इससे पहले। तो इसका मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर डेट ऑफ परचेज से लेके इस दिन तक की डेप्रिसिएशन इकट्ठी हुई पड़ी होगी। तो हमने यहाँ पे आकर देखा तो डेट ऑफ परचेज से इस दिन तक की डेप्रिसिएशन सिर्फ एक ही थी, और वो कितनी है? 50। तो ये 50 यहाँ से देखो, या ये 50 जनरल एंट्री से भी इसलिए नहीं दिखा रहा कि पर्चे में हो सकता है वो सिर्फ 16 की एंट्रीज मांग ले, 15 की तो एंट्रीज होंगी ही नहीं। तो फिर मोहताजी आ गई ना। अब पागलों की तरह पहले 15 की एंट्रीज करेंगे क्या? नहीं, एंट्रीज को ये वर्किंग से इसको देखने की जो है वो आदत डालेंगे। बाकी सबसे आसान तरीका क्या था जो कल किया था पहला दिन? क्या? लेजर के अंदर देखो, आपको नजर आ रहा है यकम जनवरी 16 पे रीवैल्यूएशन करने लगे हैं तो एक्यूमुलेशन के अंदर कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। पर ये तो सबसे आसान है, लेजर होगा तो ही ये आसानी मिल सकती है। हमने कहा नहीं, इससे एक स्टेप आगे जाते हैं। क्या? नहीं है लेजर हमारे सामने, लेजर नहीं है हमारे सामने। हमने यहाँ पे एंट्रीज में से देख लिया कि हम इस वक्त 2016 के अंदर खड़े हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। अब 16 के साल में पहले ही दिन क्या हो रहा है? रीवैल्यूएशन। पहले ही दिन क्या हो रहा है? तो रीवैल्यूएशन के दिन हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जितना बैलेंस पड़ा है उसको एलिमिनेट करना है। अब वो कितना पड़ा है? हमने कहा जी ऊपर जाके एंट्रीज में देख लें, डेट ऑफ परचेज से आज तक की एंट्रीज हुई पड़ी हैं। तो डेट ऑफ परचेज से आज तक की सिर्फ 50 रुपए की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुई है। फिर मैंने कहा इसकी भी मोहताजी ना करो। क्यों? हो सकता है सिर्फ 16 की एंट्रीज मांग ले आपसे, तो 15 की एंट्रीज, 14 की, जब से वो एसेट चला आ रहा है तब से एंट्रीज करने बैठ जाएंगे पागलों की तरह। क्या? नहीं तो टाइम ज़ाया होगा, प्लस नंबर तो उसी के मिलने जो रिक्वायर किया हुआ है। तो हमने कहा इसको भी छोड़ो, हम अपनी वर्किंग तो लाजमी है, हम अपनी वर्किंग से ये पहचानेंगे कि रीवैल्यूएशन के दिन कितनी डेप्रिसिएशन इकट्ठी हुई पड़ी है। अब रीवैल्यूएशन का दिन क्या है जी? 1 जनवरी 2016। इससे ऊपर हमने नजर उठाकर देखा तो ये एसेट आज से पहले कभी रीवैल्यू नहीं हुआ। अगर ये आज से पहले कभी रीवैल्यू नहीं हुआ तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर डेट ऑफ परचेज से आज तक की डेप्रिसिएशन इकट्ठी हुई पड़ी होगी। सही है? तो डेट ऑफ परचेज से आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी है? वर्किंग में देखा तो सिर्फ एक ही डेप्रिसिएशन हुई थी, वो कितनी है? 50। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कितना बैलेंस पड़ा है रीवैल्यूएशन के दिन? तो उसको क्या कर दें? ट्रांसफर करें। किधर? एसेट अकाउंट में। क्यों? एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे आ जाए, एसेट बुक वैल्यू पे आ जाए। क्यों? क्यों बुक वैल्यू पे ला रहे हैं? ये रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर करें। क्यों? सरप्लस या लॉस निकल सके। ठीक है? क्यों? अच्छा बस ठीक है, सही है जी। तो आप पहली एंट्री क्या बनी? पहली एंट्री क्या बनी? 1 जनवरी 2016 पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे और एसेट अकाउंट क्रेडिट। एसेट का नाम असल में लिख दिया, बिल्डिंग। ठीक हो गया? अब कितनी डेप्रिसिएशन इकट्ठी हुई पड़ी है? वर्किंग से देखना सबसे बेस्ट है, क्योंकि वर्किंग मस्ट है, उसके बगैर तो काम होना नहीं है। और वर्किंग से देखना आ जाए तो फिर कोई मोहताजी रह जाती नहीं है। ठीक है? तो डेट ऑफ परचेज से रीवैल्यूएशन के दिन तक की डेप्रिसिएशन इकट्ठी हुई पड़ी और वो कितनी है? 50। डन हो गया जी? को मसला? अब इसके बाद, अब इसकी मैंने नरेशन क्या लिखवाई थी? ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस टू एसेट अकाउंट टू ब्रिंग एसेट अकाउंट टू इट्स बुक वैल्यू। ठीक है? मैंने वैसे तो कल लेजर से समझाया था ना। मैंने कहा था देखो लेजर को, देखो लेजर को। वर्किंग में तो एसेट बुक वैल्यू पे है, लेकिन लेजर्स में चूंकि हम एसेट अकाउंट अलग रखते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग रखते हो, तो वर्किंग है ना, अकाउंटिंग तो ये चल रही होती है। तो फिर अगर मैं यहां पर सरप्लस डालूं 450, तो ये कितना बन जाएगा? 950। हालांकि फेयर वैल्यू तो 900 है, तो गलत हो जाएगा ना काम। तो इसलिए फिर हमने कहा था क्या ऐसा क्या करें कि ये बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट आ जाए, एसेट अकाउंट में एसेट बुक वैल्यू पे आ जाए। उसके लिए हमने कहा था इसको ट्रांसफर मारो। ठीक है? तो ये जनाब हमने 2016 के लिए एंट्री की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा मेरा कि मैं साथ साथ लेजर बनाऊं, लेकिन क्या करूं, अब आज पहला दिन है, मैं कर रहा हूं। तो 1 जनवरी 2016 ये क्या है जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आई है। ये किधर गई है जी? ये बिल्डिंग में। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट होकर निल हो गई। रीवैल्यूएशन के दिन क्या हुआ है? ये एलिमिनेशन की एंट्री भी इसको कहते हैं।
इसको एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं, नेट रिप्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं, जो हम रीवैल्यूएशन का कर रहे हैं। इससे क्या हुआ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट होकर नील हो गई इस एंट्री से, और एसेट अकाउंट अब एसेट की बुक वैल्यू शो कर रहा है। तो यही हमारा मकसद है इस ट्रांसफर की एंट्री का। कल से नहीं बनाऊंगा लेजर, ओके। अच्छा, अब आज भी वैसे नियत थी नहीं बनाऊंगा, लेकिन बस बनते जा रहे हैं। अब पहली एंट्री क्या किया आपने, ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट बैलेंस टू एसेट अकाउंट टू ब्रिंग एसेट अकाउंट टू इट्स। तो एंट्री क्या बनी, एसेट डेबिट, ये एक्यूमुलेशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। डन, समझ आ रही है, कल वो लेक्चर लिया हुआ है ना, ओके। अब दूसरी एंट्री क्या कही थी, सरप्लस या लॉस को बुक कर लें। अब सरप्लस लॉस भी इस एंट्री से ही बुक होगा। सरप्लस है या लॉस है भाई, बिल्डिंग एक एसेट है, एसेट की नेचर होती है डेबिट, ठीक है। और सरप्लस मैंने कल आपको बताया था कि इक्विटी का आइटम है, याद आ रहा है, वो स्टेटमेंट से इक्विटी बनाई थी, फिर हर सवाल वो बल्कि वो भी नहीं बनाई, चलो कोई बात नहीं, वो भी बना लेते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, तो इक्विटी का आइटम है, तो इसकी नेचर क्या है, इसकी नेचर क्रेडिट है, और पीएनएल की कोई नेचर होती नहीं है। अगला कॉलम पीएनएल के लिए मैंने खाली छोड़ा हुआ है, उसमें डेबिट पड़े तो लॉस होता है, क्रेडिट पड़े तो गेन होता है, उसकी अपनी कोई नेचर नहीं होती। जैसे डिस्पोजल के अकाउंट की अपनी कोई नेचर नहीं थी, ठीक है ना, ऐसे ही पीएनएल प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है एक, जिसमें डेबिट्स भी जाते हैं, क्रेडिट्स भी जाते हैं। एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट नेचर के, इनकम्स रेवेन्यूज क्रेडिट नेचर के, नेट होकर अगर क्रेडिट बढ़ जाए तो प्रॉफिट क्रेडिट नेचर का, और लॉसेस बढ़ जाए तो, ये शुरू में बेसिक्स में आपको बताया था, ओके। अच्छा, अब एसेट बिल्डिंग क्या हो रहा है, इंक्रीज, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, तो बिल्डिंग एसेट है, एसेट बढ़े तो डेबिट, सरप्लस की नेचर क्रेडिट है, तो इसको बढ़ाने पर क्या करना है हमने, क्रेडिट नेचर की चीज बढ़े तो क्रेडिट, डेबिट नेचर की चीज बढ़े तो, समझ आती है, ठीक है। अब एंट्री क्या बनी इस दिन यकम जनवरी 16 पर, बिल्डिंग डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस, पूरी बात नहीं बोली आपने, रीवैल्यू सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। ये मैं कह रहा था कि मैंने आपको एक्सट्रैक्ट्स क्यों ना बनवाए। खैर चले, कितना जी, 450। तो रीवैल्यूएशन की ये दो एंट्रीज हैं। रीवैल्यूएशन जिस दिन भी होगी साल के अंदर, उस दिन हमने रीवैल्यूएशन के वक्त ये दो एंट्रीज करनी होंगी, ओके। तो खुलासा, वर्किंग में रीवैल्यूएशन के दिन एक लाइन छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी है, बैलेंसिंग फिगर सरप्लस या लॉस। जनरल एंट्रीज दो होंगी रीवैल्यूएशन की, पहली ट्रांसफर की, दूसरी सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की। अब ये ट्रांसफर है क्या चीज, क्योंकि ट्रांसफर एक बाद में भी आनी है। ये ट्रांसफर है क्या चीज, ट्रांसफर ऑफ accumulated depreciation account balance to asset account to bring asset account to its book value। अच्छा सॉरी, मैं जो भूल गया वो तो जरा कर लें, यहां पे मैं 17 की एंट्रीज कर लूंगा, 1 2, क्या ख्याल है, 2000, चलो यहां से करते हैं। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के अगर मैं एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं, अब ये जिनका आज पहला लेक्चर है ना माशाल्लाह से, उनको ये बताता चलूं कि हमने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी पहले 2 लेक्चर्स के अंदर बनाना सीखी थी, क्योंकि हम हर जगह पे एक्सट्रैक्ट्स बनाकर चल रहे हैं, ठीक है ना। लेक्चर पूरे कर लो, नहीं तो मारे जाओगे। अच्छा, इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं जी, पीएनएल होता है और ओसीआई। अब पीएनएल के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे कहानी आके रुकती है, और फिर अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर आपके सिलेबस के अंदर एक ही आइटम है, और वो है रीवैल्यूएशन, जो कल हमने देख ली, ओसीआई का एक ही आइटम है, ठीक है ना जी। उसके बाद मैंने कल आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के एक्सट्रैक्ट्स भी बनवाए थे, जिसके अंदर शेयर कैपिटल भी था, रिटेन्ड अर्निंग्स भी था, रीवैल्यूएशन सरप्लस वो जब आएगा तो कर लेते हैं अगले से, ठीक है जी। यहाँ से हम चले थे ओपनिंग, फिर कोई प्रॉफिट, कोई सरप्लस, कोई ट्रांसफ़र वगैरह डाल के क्लोजिंग पे आ गए थे। फिर हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स भी बनाए थे, जिनके अंदर इक्विटी
कि को आइटम्स आ गए थे हमारे पास और फिर नॉन करंट एसेट्स के अंदर भी एसेट आया था, कुछ ऐसे ही एक्सट्रैक्ट्स बने थे, ये सही है, ठीक है। अब 2015 फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, ठीक है जी। तो डेप्रीसिएशन की जो एंट्री पड़ी है ये 2015 में, ये एंट्री पता है आपको, पीएनएल के अंदर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस नजर आता है, सही है। कितना आ गया? अब ये फिगर ठीक है, बाकी हमने चीजें अज्यूम करनी है। कल आपने करवाया था मुझे अज्यूम, तो प्रॉफिट अज्यूम करें कोई फिगर ऐसे ही 10-20, ये क्या फिगर हुई? ऐसे ही चले जो आप कहें, ऐसे अज्यूम फिगर है, प्रॉफिट पता नहीं कितना से ऐसे अज्यूम किया, ठीक है। अब इसके बाद अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में कुछ भी नहीं आया, और कुछ भी इसलिए नहीं आया कि अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स गेन्स आते हैं या लॉसेस भी आ सकते हैं, ठीक है, पर वो इस साल में था नहीं। मैंने एक बात कल कही थी कि इसको कहा जाता है इनसाइड प्रॉफिट और लॉस, इनसाइड पीएनएल, ये पीएनएल, और ये जो ओसीआई है इसको कहा जाता है आउटसाइड पीएनएल, और ये दोनों मिलकर टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम बनते हैं। तो ये क्या है जी? इनसाइड पीएनएल, ये पीएनएल कह लें, और ये पीएनएल से बाहर होता है, ओसीआई पीएनएल से बाहर है। रियलाइज्ड गेन्स, रियलाइज्ड प्रॉफिट्स, ये कहां आया करते हैं? इनसाइड पीएनएल, और अनरियलाइज्ड गेन्स को हम रखते हैं आउटसाइड पीएनएल। ये बातें कल हुई थी, आज रिपीट टेलीकास्ट चल रही है, ओके, सही है। अब यहां पर कुछ भी नहीं आया, कोई ओसीआई का आइटम नहीं है, आपके सिलेबस में एक ही ओसीआई का आइटम है और वो है रीवैल्यूएशन, सरप्लस या लॉस भी आ सकता है। रीवैल्यूएशन का चेंज है, चेंज रीवैल्यूएशन हो और उसकी वजह से कोई चेंज आ जाए, सरप्लस आए या लॉस आए, वो आ सकता है, तो वो आपके इस साल के अंदर था नहीं। डन हो गया। अब आपको फिर मैंने कहा था कि प्रॉफिट कौन सी गाड़ी पे बैठता है? लाल बत्ती वाली गाड़ी पे। ये क्या है? लाल है। ये क्या है? याद है, तरबूज का मौसम आ रहा है, ये क्या है? लाल है, ओके। तो ये लाल बैठ कर आ जाएगा। अब इसके पीछे भी पहले लेक्चर वालों पूरी कहानी है। पहले दिन हमने रिटेन्ड अर्निंग्स का सफ़र तय किया था, शेयर कैपिटल से शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग का सफ़र तय किया था, फिर रिटेन्ड अर्निंग का लेजर बनाना सीखा था, फिर अब उसकी स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग्स में प्रॉफिट्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा जी कितना आ गया प्रॉफिट? 10, छोटी फिगर बंदा लिखवा देता है 1020, हद होगी कसम से, इतने रश पे आया तो एडी वड्डी फिगर लिखवाती पाए। ले जी, अब ये क्या है? प्रॉफिट। क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट 2015 का आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज भी अज्यूम करवाई थी कल आपने, शेयर कैपिटल अब जरा छोटा ही रखना, ठीक है ना, 500 रख लो। 500 असल में 550 ऊपर, वो भी 500 आ रहा है ना, 700 कर लेते हैं, ठीक है, डबल फिगर रखते हैं। वो ऊपर 500 का एसेट भी है ना, मिक्स ना हो। रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो लेट्स से पिछले साल के अंदर सिर्फ जो है वो नहीं हो, फिर बढ़नी भी है ना, और इसको कर लेते हैं 350, ऐसी अज्यूम की। पहले ही तुम ट्रिपल फिगर में चले गए हो। प्रॉफिट कम कर लूँ ज़रा, है रश पड़ रहा है, ज़रा यहाँ पे कर लें आप, आपका नंबर 420, आप लोगों का अपना नंबर 420, ठीक है, ये लें जी, ओके। ज़रा ये कोशिश करनी है अब अगले साल में प्रॉफिट और थोड़ा सा कम रख लेंगे, ठीक है, ताकि ये इधर इधर ही रहे, ठीक है, 4 फिगर्स में ना आ जाए। अच्छा, अब जी और तो कुछ हुआ नहीं, कोई डिविडेंड शिविडेंड है नहीं, कोई ओसीआई नहीं, कोई नई चीज़ जो कल की थी वो नहीं आने दी मैंने, पहला साल है ना जी। तो 700 आ गया और यहाँ क्या बन गया? 770। डन जी। अब बोलो फिर क्या कहा था आपको? ये जो क्लोजिंग बैलेंस हैं ये इक्विटी के अंदर जाएंगे, तो इक्विटी के अंदर हमें क्या नजर आएगा जी? शेयर कैपिटल 2000 एज ऑन 31 दिसंबर 2015, यहां पर क्लोजिंग आएगा, क्लोजिंग, ये क्लोजिंग 31 दिसंबर 15 वाला, ठीक है। और रिटेन्ड अर्निंग्स जी कितनी? 770। और नॉन करंट एसेट्स के अंदर
बिल्डिंग की बुक वैल्यू आनी है, और वो बुक वैल्यू हमें कहाँ से मिल जाएगी? माजरत में आगे निकल गया था, पहले मुझे ये बना लेना चाहिए था, ये भी तो रिवाइज कर रहे थे ना, कल हमने ये भी तो बनाया था ना। इस टॉपिक में इन एक्सट्रैक्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है एज सच फिलहाल, लेकिन इसी टॉपिक में अगर वो सवाल दे दे एक्सट्रैक्ट्स बना दो तो फिर यही सब चीज़ें रेलेवेंट हो जाएंगी, वही वर्किंग होकर यही एक्सट्रैक्ट्स आपने बनाने होंगे। वो नो डाउट कि उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी होंगी, अज्यूम करो, ये करो, वो करो, बस मतलब की चीज़ें लिख देंगे हम। या यही सारा कनॉलेज आपका यूज होना है जब स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी के चैप्टर में जाना है आपने, यही नहीं बनाना आपने, यही बनाना है तो प्रॉफिट इसमें आना है, ओसीआई से उठ के चीज़ों ने इधर आना है, डिविडेंड यहां से माइनस हो जाएगा, चलो ट्रांसफर की एंट्री कल सिखाई थी, इसी में आना है, एक्सट्रैक्ट्स बैलेंस शीट के अंदर बनाने हैं तो ये बैलेंस शीट ही बनी हुई है, इसी के अंदर ही आपके वो आइटम्स आने हैं, ये रीवेंट सरप्लस वगैरह आ गया और एसेट्स आ गए, तो ये इसलिए डे 1 से ही हम लेकर चल रहे हैं साथ, ताकि जब जरूरत पड़े उस वक्त ये पहली बार ना कर रहे हो। ठीक है, तो ये जनाब हमारा 2015 हो गया खत्म, क्लोज, हर तरह से हमने कर दिया इसको अब। और उसके बाद अब हम 2016, तो ये मुझे पहले करके असल में जाना चाहिए था, मैं माजरत चाहता हूँ, हम माजरत खां हैं, हम ज़रा आगे निकल गए थे। 700 और 770 जमाइयाँ मत लो, 7 वाला तो मुंह में चला जाना था तुम्हारे, पूरा मुंह खोल के जमाई लेते हैं। किसने ली जमाई, गैस करूं? आपने ली थी? नहीं, फिर किसने ली थी? बता दो यार, बता दो। शुक्र तुम्हारे आगे कोई नहीं बैठा था। चलें आगे। अच्छा जी, सॉरी, ये 15 था जी, 15 हो गया, 15 के एक्सट्रैक्ट्स डन। 16 आया, 16 में पहले ही दिन क्या हो रहा है? एसेट रीवैल्यू, दोबारा बात चल पड़ी, रीवैल्यूएशन के दिन लाइन बोलो, रीवैल्यूएशन के दिन ट्रांसफर कर रहे हैं, इधर वर्किंग की बात करें, रीवैल्यूएशन के दिन एक लाइन खाली छोड़ेंगे, वर्किंग में एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर सरप्लस या लॉस आएगा, ये याद करें, यही है रीवैल्यूएशन बस। ठीक है, तो एक लाइन खाली छोड़ी, रीवैल्यूड अमाउंट लिखी, सरप्लस आ गया, बैलेंसिंग डन। अब रीवैल्यूएशन के दिन जर्नल एंट्रीज में क्या करेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर जितना बैलेंस पड़ा हुआ है उसको ट्रांसफर करेंगे एसेट अकाउंट में, ताकि एसेट अकाउंट आ जाए बुक वैल्यू पे, ताकि हम बुक वैल्यू को फेयर वैल्यू से कंपेयर करके सरप्लस लॉस निकालते हैं उसमें रख सकें। ठीक है, अब इधर आगे खड़े होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खास तौर पे अब नोट बनाने जाएंगे ना, और फिर वो आप मिसाल के तौर पे 15 में एसेट खरीदा था, हम 18-19 में खड़े होंगे, वो कहेगा 19 का नोट बना दो, तो वर्किंग तो तफसील से करेंगे ना आप, लेकिन नोट के अंदर क्या आप हर साल की एंट्रीज करके हर साल के लेजर में आके तो पर्चे में आप यही काम करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अभी से बुनियाद में डाल रहा हूं। क्या रीवैल्यू के दिन खड़े होकर हमने क्या सवाल करना है? एसेट हो एसेट, क्या तुम अपनी जिंदगी में कभी रीवैल्यू हुए हो? कहेगा नहीं, तो इसका मतलब तुम्हारे एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर डेट ऑफ परचेज से जाकर बैठे, डेट ऑफ परचेज से रीवैल्यूएशन के दिन तक का बैलेंस पड़ा हुआ है। तो यहां पर तो साल ही एक गुजरा था, तो एक साल की डेप्शन पड़ी हुई है, तो उसको हमने ट्रांसफर मारी, एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। हर कोई अपने हमसाये को इंश्योर कर ले, जाग रहा है। ठीक है जी, हाँ कर लें, जाग रहे हैं, सारों के हमसाये जाग रहे हैं, सबके हमसाये जाग रहे हैं, पक्की बात है। ओके चलो अच्छी बात, लें जी, अब एंट्री भी हो गई। अब उसके बाद अगला काम क्या करना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन। उसके लिए क्या रूल बताया था? रीवैल्यूएशन हो गई ना, अब ओरिजिनल कॉस्ट तो चल नहीं सकती, अब एसेट की वैल्यू बदल गई, तो डेप्रिसिएशन के लिए हमें डेप्रिशिएबल अमाउंट हमारी क्या होगी? रीवैल्यूड अमाउंट। तो हम रीवैल्यूड अमाउंट को पकड़ेंगे और रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे। रिमेनिंग लाइफ किस दिन खड़े होकर निकालनी है? जिस दिन रीवैल्यूएशन हुई है। तो इसका मतलब ये वो इंपॉर्टेंट डेट है और ये वो इंपॉर्टेंट अमाउंट है, ये फिगर है, और इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ, बस ये याद रखना। इसीलिए मैं यहां पर डेट नहीं लिखता पहले, वरना खुदा ना खास्ता मैं यहां 31 नंबर 16 लिख दूं ना, तो आप 31 नंबर 16 पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालने लग जाएंगे, जो कि बहुत गलत है। बहुत गलत क्यों है? यहां पर अगर 10 साल लाइफ थी तो 31 नंबर 15 पे तो 9 रह गई थी, तो आपने यहां 10 क्यों लिखा था? हो भाई, वहां से लेकर एसेट को इधर आ रहे होते हैं, इसलिए मैंने तो आपको ये आदत ही नहीं डाली। अब डेप्रिसिएशन
एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, कल मैंने फॉर्मूला लिखा था, रीवैल्यूड अमाउंट ओवर रिमेनिंग लाइफ। रीवैल्यूड अमाउंट जिस दिन नजर आ रही है, जिस दिन रीवैल्यू हुआ है उसी दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है आपने, ठीक है। तो रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी? 900, और रिमेनिंग लाइफ यकम जनवरी 16 पे खड़े होकर निकाले तो अगर 31 यकम जनवरी 15 पे लाइफ 10 साल थी तो 1 साल गुजरने के बाद कितनी रह गई? 9 साल। तो फिर डिवाइडेड बाय 9, आंसर 100। और एसेट की आ गई हमारे पास बुक वैल्यू कितनी? 800, ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बोलो बोलो, मुझे पता है आप लोगों को एंट्री आती है, बड़े तेज लोग हैं आप, बोलो फिर भी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 31 दिसंबर 2016 पे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट हुआ और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। कितने से जी? 100 से। नरेशंस कल लिखवाए थे सबके, ठीक है। तो नरेशन क्या है इसका? डेप्रीसिएशन चार्ज सबके नरेशन लिखवाए थे, वैसे तो ऊपर वालों के भी। पहले का नरेशन क्या है? पहली एंट्री का नरेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्ट अकाउंट बैलेंस टू एसेट अकाउंट टू ब्रिंग एसेट अकाउंट टू इट्स बुक वैल्यू। लेकिन ये तो आपके लिए है, परिचय पता है क्या लिखना है? ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बस, और क्या। उसके बाद ये क्या है जी? रीवैल्यूएशन की, इसकी नरेशन क्या है? रिकॉर्डेड रीवैल्यूएशन सरप्लस, बस, ठीक है। फिर इसकी क्या नरेशन है जी? रिकॉर्डेड डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। तो नरेशन तो कुछ भी नहीं है, एंट्री को ही लिखना होता है कि किया क्या आपने, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक मसला आया था। क्या मसला था, कुछ याद है? अभी तक जो है ना, कल वाला सवाल चल रहा है, पार्ट 1 क्लोज होने वाला हो गया, तो आज वाला सवाल जो शुरू करना है ना वो मैं पार्ट 2 में करूंगा, ठीक है। तो मुझे बताओ मसला क्या आ गया? अभी तक कल वाला काम पूरा नहीं हुआ, ये कल यहां पर हमने कंक्लूड किया था। अगर रीवैल्यूएशन ना होती, आम हालात में रीवैल्यूएशन नहीं हुई थी जब, तो डेप्रिसिएशन कितनी हुआ करती थी? 50 रुपए। अगर इस साल भी रीवैल्यूएशन ना हुई होती तो स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन कितनी आनी थी? 50 रुपए। रीवैल्यूएशन अपवर्ड हुई जिस वजह से डेप्रिसिएशन बढ़ी है, ऐसा ही है। अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं जी, पीएनएल आ जाएगा यहां पर। ये आपने साथ साथ बनाए थे? गुड। ये जरा ओपन कर लेना साथ ही। तैयारी सारी कर लगते हैं ना। अच्छा, अब पैट कुछ तो अज्यूम करना ही पड़ेगा आपको। बताएं जी कोई फिगर छोटी सी। हाँ, 57, 257। भाई बड़ी फिगर निकाल के ला रहे हैं, वैसे गौर करें आप लोग हैं। अच्छा जी, अब अगर मैं वैसे बता रहा हूं, अगर रीवैल्यूएशन ना हुई होती तो 16 वाले साल में प्रॉफिट तक आते आते डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना चार्ज किया होता हमने? 50, ऐसे ही है ना। लेकिन रीवैल्यूएशन हुई 16 में, इस वजह से एसेट, क्योंकि रीवैल्यूएशन अपवर्ड हुई है तो एसेट बढ़ गया। एसेट का बढ़ना डेप्रीसिएशन को भी बढ़ा गया। अब डेप्रीसिएशन अगर बाकी सब कुछ सेम रहे और डेप्रीसिएशन 50 से बढ़ के 100 हो जाए तो उसकी वजह से ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 50 रुपए से कम। यानी रीवैल्यूएशन अपवर्ड हुई, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 50 से बढ़ा।
इसका बढ़ना प्रॉफिट को 50 से कम कर गया। ठीक है, ये एक मसला आ गया है। एक मसला क्या आ चुका है, अब अपवर्ड लिंक की वजह से डेप्शन बढ़ चुकी है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो आपने एंट्री पास की थी एसिड डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, तो कल इस पे डिस्कशन हुई थी हमारी कि इसको पीएनएल में नहीं फेंकना, ये 450 के गेन को पीएनएल में नहीं फेंकना। क्यों नहीं फेंकना? ये अनरियलाइज्ड गेन है। अगर ये पीएनएल में फेंक दिया और वहां से रिटेन अर्निंग में चला गया तो यूजर क्या कहेंगे, हमें ये 450 गेन बांट दो, तुमने इतना गेन इकट्ठा कर लिया, रिटेन अर्निंग्स में पड़ा है, तो क्या हम बांट सकते हैं? ये तो हमने अभी कमाया नहीं है, ये तो कमाएबल है, एसेट हमारे पास मौजूद है, सिर्फ हमने IAS 16 के एक मॉडल को फॉलो करते हुए फेयर वैल्यू पे जब एसेट को उठाकर रखा तो उससे गेन आए। लेकिन ये गेन अभी रियलाइज नहीं हुआ, ये अभी फ्यूचर में कभी बेचेंगे तो, आज बेचते तो ये गेन आता, लेकिन ये तो बेचा ही नहीं है हमने, वो तो सिर्फ मॉडल फॉलो करना था फेयर वैल्यू वाला, जिस वजह से एसेट को उठा के लेके फेयर वैल्यू पे एक गेन आ गया। इसको पीएनएल में रिकॉर्ड करेंगे तो गड़बड़ है, क्योंकि पीएनएल में सिर्फ कौन से गेन्स जाते हैं, रियलाइज, जो कमा लिए हैं, ये हमने अभी कमाया नहीं। करना इसलिए जरूरी था कि मॉडल फॉलो करना था। अब एसेट को बढ़ाया तो गेन तो आ गया, अब गेन कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करना है, पीएनएल में सिर्फ रियलाइज गेन जाते हैं, तो इसके लिए फिर हमने कहा था ये खाना है कौन सा, ओसीआई के अंदर फिर हमने लिखा यहां पर रीवैल्यूएशन सरप्लस। बेसिकली यहां पे रीवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज हम लिखा करते हैं, वो चेंज जिस तरह से भी आए, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है। और उसके बाद ये कितना आया था, 450, तो ये 450 कल आपने देखा था, ये यहां पे पड़ा हुआ था, ऐसा ही है। अब जी बेटा, तो हाँ, वो तो मैंने कल लिखा नहीं था टोटल। देखो, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड पे लिखते होते हैं 420, यहाँ पे भी मैं एंड पे लिखता हूँ, मुझे याद कराना। यहाँ पे बन जाएगी टोटल कितनी, 657, करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये टोटल पहले इसलिए नहीं लिखा कि ये टोटल कहीं नहीं जाता, ये टोटल कहीं नहीं जाता, दोनों अलग अलग गाड़ियों पे बैठ के सवार होके, याद है, अपने अपने घर गए थे। टीसीआई मैंने लिखा नहीं था, मैंने ओसीआई लिखा था। टीसीआई आज कर देता हूँ, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक भी कर देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहां पे टोटल क्यों नहीं लिखता, बच्चा यहीं से मार खाता है, ये टोटल कहीं जाता नहीं है। इसकी लाल गाड़ी रिटेन अर्निंग में जाएगा, इसकी सरकारी अफसर की नीली गाड़ी अपने घर जाएगा, ये टोटल तो कहीं नहीं जाता। बात समझ आई है? इसलिए मैं टोटल लिखता नहीं हूं, ताकि कहीं आप फंस ना जाएं। टोटल करेंगे, अगर आपसे फाइनल अकाउंट का सवाल होता है और टोटल वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिक्वायर करता है, तो ये टोटल का भी एक आधा नंबर होगा, ये फॉर्मेट का हिस्सा है, लिखेंगे। पर लिख क्यों नहीं रहा, इन्हें कहीं जाना है नहीं, तो आप कहीं कन्फ्यूज ना हो जाएं आपके। ओके, चलें आगे। अच्छा, बात कहां से कहां निकल गई, एक आखिरी एंट्री कराई थी कल जाते जाते, उसकी बात कर रहा हूं। अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो डेप्रिसिएशन आम हालात के अंदर 50 होती, रीवैल्यूएशन अपवर्ड हुई तो डेप्रिसिएशन उसकी वजह से बढ़ी, डेप्शन का बढ़ना प्रॉफिट को कम कर गया। अब प्रॉब्लम क्या है, डेप्रिसिएशन का बढ़ना जो कि प्रॉफिट को हिट कर रहा है, वो इनसाइड पीएनएल है, जबकि जिस वजह से वो डेप्रिसिएशन बढ़ी है वो आउटसाइड पीएनएल है, ठीक है। अब ये दोनों अपनी अपनी गाड़ी पे बैठे, रिटेन अर्निंग के अंदर प्रॉफिट आ जाता होता है, और ये जो भाई साहब हैं, ये कहाँ आया करते हैं, ये अपने घर रीवैल्यूएशन सरप्लस का अलग कॉलम है, क्योंकि ये तो अनरियलाइज्ड है, तो इसको हम अलग रखा करते हैं, ठीक है। तो ये रीवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिर यूं लिखा था कल ओसीआई, मैंने यहाँ पे टीसीआई लिखा ही नहीं था भाई, मैंने यहाँ पे लिखा था ओसीआई। उम्मीद है मैंने यही लिखा होगा, मैं अगर भूल नहीं रहा तो। हाँ, वो भी अभी कर देता हूँ ना, वो भी मैंने सिखाया नहीं था ना कल। अब प्रॉफिट कितना आया, 200, ये वही है कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट निकल के कैपिटल में ऐड होता था। फिर हमने पहले लेक्चर में कहा था नहीं, कैपिटल के अंदर नहीं, अब रिटेन अर्निंग अलग रखो, शेयर कैपिटल, लेक्चर 1 में, ठीक है। तो फिर हमने ये डिसाइड कर लिया था कि प्रॉफिट पीएनएल से निकल के कहाँ जाके बैठ जाता है, रिटेन्ड अर्निंग्स, और वहीं से डिविडेंड बढ़ता है। तो ये रिटेन्ड अर्निंग में प्रॉफिट आ रहा है, वही वाली बात है। एक कड़ी मिली हुई होती है, याद रखना ये। तो जिन्होंने एक लेक्चर भी छोड़ के बैठना है ना सेशन के लिए, अभी तो चलो बैठ गए हैं, लेकिन ये अगर हफ्ते में पूरा नहीं करते, कोई एक लेक्चर भी छोड़ते हैं, तो वो एक कनेक्शन आपका मिसिंग होगा। कोई लेक्चर नहीं छोड़ सकते आप, छोटी छोटी बात भी बड़ी अहम होती है। ओके, जो लेट आए हैं,
सही है ना। लेकिन टाइम शुक्र है आपको ये हफ्ता मिल गया, लेक्चर्स यूट्यूब पे मौजूद हैं। हफ्ता इसलिए मिल गया कि ये कल वाला लेक्चर, ये उम्मीद है आज समझ आ रही होगी आपको, बात अच्छे से समझ आ जाए, कल वाला लेक्चर पहले ले लेने। जब वो ले लिया तो जब तक रीवैल्यूएशन चलनी है आप किसी हद तक सेफ हो गए हैं। थोड़ा बहुत गुजारा फिर भी करना पड़ेगा, लेकिन जब आप पिछले 7-8 लेक्चर 9 लेक्चर ले लेंगे फिर यस हो जाएगा काम। ओके, लाजमी लेना है, लाजमी, दो करके मैं रोज का काम चेक किया करूंगा। अभी भी ब्रेक करके ना करता हूँ चेक, जिनको कल काम कहा था किसी को कल काम दूसरी क्लास में कहा था है? नहीं वो तो होमवर्क है। अच्छा ले जी, 450 कहाँ आ जाएगा रीवैल्यूएशन, ठीक है, ओसीआई में। इसी को प्रेजेंट करने का एक और तरीका भी है, वो फिलहाल मैं कर नहीं रहा, जब स्टेटमेंट चेंज इक्विटी के चैप्टर में जाएंगे ना वहां मैं कर दूंगा। वो तरीका क्या है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं ना हम, ठीक है। तो इसमें यूं भी हो सकता था कि मैं यहां पे लिखता टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम 2016, फिर इसमें क्या करता 207 इधर आता और 450 भी, तो एक ही लाइन में ये पर्पस सर्व हो सकता है करना चाहें तो। और स्टेटमेंट चेंज इक्विटी के अंदर ही एक चीज है, क्योंकि मैं तो एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूं, पूरा तो बना नहीं रहा, वो होता है टोटल का कॉलम। तो टोटल के कॉलम के अंदर क्या आ रहा होता, सही है। अब ये टोटल के कॉलम वाली फिगर मैंने यहां पे भी टोटल की है इन दोनों को मिला के, और यहां पर भी 757 टोटल। ये टोटल कहीं जाता नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा था, बात समझ आई है। लेकिन ये भी एक तरीका है। अब मुझे ये पसंद है, और मैं जब इस चैप्टर में जाऊंगा जहां स्टेटमेंट चेंज इक्विटी बनाएंगे या उसके बाद फिर फाइनल अकाउंट्स में बनाया करेंगे, तो मैं इस अप्रोच पे चला करूंगा, इसमें टाइम बचता है। यहां पे मैंने क्या लिखा, प्रॉफिट अलग, अगली लाइन में ओसीआई अलग, 2 दफा लिखना भी पड़ा, जगह मेरे बोर्ड पे कम होती है ना जगह, तो मेरे पे 2 लाइनें भी जाया हो गई। उसका ज्यादा बेहतर वैसे तरीका है भी क्या, मुझे ये अच्छा लगता है, ठीक है। हमने यहां पे क्या लिख दिया, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, लेकिन 575 कहीं भी नहीं लेके गए, क्योंकि ये कहीं जाता ही नहीं है। अब क्या किया, लाल गाड़ी वाला मुसाफिर रिटेन्ड अर्निंग में आकर बैठ गया, और नीली गाड़ी वाला मुसाफिर सरप्लस में आकर बैठ गया। हाँ, इनका टोटल वही टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम है, तो वो उसके सामने लिखा हुआ। तो ये भी एक प्रेजेंटेशन है, या फिर ये भी है, ठीक है। तो वैसे आपको कौन सी पसंद आ रही है, पहली वाली? नहीं, मुझे दूसरी वाली पसंद है, इसलिए जब इस टॉपिक में जाएंगे मैंने यही करवानी है, करवाऊंगा आपसे इंशाल्लाह। इससे टाइम बचता है जरा, परिचय में 10 सेकंड भी बच जाए तो बड़े अहम होते हैं, ठीक है, सही है। चलें आगे। अच्छा, ये मैं मिटा दूं, चलो फिलहाल लिखा रहे। अच्छा, बात क्या हो रही थी जी, हैं टोटल क्या, ये तो ध्यान ही नहीं दिया हमने। किसी ने बोला था 757, मैंने तो नहीं देखा फिर मुड़ के ना। मैं देखता हूँ आगे 76 गोलियां होती हैं जो करानी होती हैं, मेरा तो दिमाग वहां चल रहा होता है। आप जो कैलकुलेशन करेंगे ना, इसके ऊपर मैंने कभी भी सोचा ही नहीं कि पीछे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं आगे 10 चीजें सोच रहा होता हूँ। गोलियां नहीं करानी होती हैं आपको, ऐसे करके गोली फिट करनी है ऐसे। अच्छा जी, चलिए आगे। अच्छा, बात कहाँ से शुरू हुई थी, मसला क्या था? मसला ये था कि अपवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से डेप्शन 50 रुपये से बढ़ी, जिस वजह से प्रॉफिट 50 रुपये से कम हुआ नहीं हुआ। अब ये अपने घर आया, ये अपने घर आ गया। प्रॉफिट जिस वजह से कम हुआ था वो वजह बाहर है पीएनएल से, और वो वजह का घर क्या है, रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब कल मैंने क्या कहा था, इसने आके प्रॉफिट ने आके अब्बा को बताया, ये क्लोजिंग था ना, क्लोजिंग ओपनिंग बनाए पहले तो 700 और 770। तो इसने आके कहा, अब्बा तो पहले क्यों नहीं लब्बा? इसकी वजह से ना, इसकी वजह से, आपके हमसाये के बेटे की वजह से, आपके हमसाये के बेटे की वजह से हमें 50 रुपये का नुकसान, 50 का ही ना, 50 रुपये का नुकसान हो गया। क्यों बेटा, क्या नुकसान हुआ? अगर वो ना आता तो हमारी डेप्रिसिएशन एसेट की 50 रुपये आनी थी और प्रॉफिट जो है वो 257 आना था। इसके आने की वजह से 50 रुपये से एक्सपेंस बढ़ा। एक खुद ये बाहर बैठा है पीएनएल से, गेन हमें नहीं दिया इन्होंने पीएनएल में, गेन तो हमने पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं किया ना, लेकिन उसकी वजह से इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 50 रुपये की हमें हिट कर गई, जिस वजह से प्रॉफिट 50 से कम हो गया। तो अंकल से कहें हमें नुकसान पूरा करके दे। तो इसने बात की, तो यार बच्चा क्या कह रहा है,
देखा हाँ यार वो लगता है कुछ हो गया इस तरह का, तो कितना नुकसान हो, 50 का हुआ है, अब वापस ले लें। क्या कर लें, जगह जरा तंग है, इसको ऊपर करें भाई, किधर आ गए तुम जी। तो क्या कर लें जी, आप नुकसान पूरा कर लें। कितना नुकसान है जी, 50 रुपये, ये लें, यहां से ले लें, इधर डाल दें। अब ये भी एंट्री हमने यहीं से ही बना ली थी। ये क्या एंट्री बनी थी, ये दोनों ही चूंकि इक्विटी आइटम्स हैं तो दोनों की ही नेचर क्रेडिट है। इस चेंज इन इक्विटी के अंदर हर आइटम की नेचर क्रेडिट है, तो एक क्रेडिट नेचर की चीज में से कुछ निकालना है तो डेबिट, और दूसरी तरफ ऐड कर रहे हैं तो हमारी ये एंट्री कल क्या बनी थी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। रीवैल्यूएशन, ये सबसे मुश्किल एंट्री यही है, रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई लिखूं, ये ओसीआई तो ये पड़ा है, ओसीआई तो ये पड़ा है, वहां से निकल कर ये ऐसे, जैसे जैसे मिसाल के तौर पे प्रॉफिट निकल के यहां आएगा, डिविडेंड फिर यहां से माइनस होगा। कभी डिविडेंड पीएनएल के अंदर माइनस नहीं होता, ठीक है, और सही है ना। ऐसे ही ये सरप्लस आ गया इधर, अब इसकी अप्रोप्रिएशन हुई है, ट्रांसफर हुई है, कुछ भी हुआ है वो यहां पर हो रहा है, विद इन इक्विटी है ये, ठीक है। तो दूसरी एंट्री के साथ इन ओसीआई नहीं लिखना, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, कितने से जी। अच्छा, अब ये 50 निकालने का भी तरीका, एक शॉर्टकट हमने कल देखा था, ये तरीका तो सही नहीं है, ये तो कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और आगे चल के कहीं पहुंचे हुए हो किसी साल के अंदर मुश्किल भी पेश आ सकती है, एस्टीमेट चेंज आ जाए, गड़बड़ हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक ऐसा तरीका जो हर जगह चल जाता था वो क्या था, क्या 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 कहा था मैंने, हशर नशर, क्या कहा था मैंने, यानी यही 50 की फिगर हम कैसे निकाल लेंगे, ये एसेट 900 डिवाइड बाय 9, बड़ा सोच समझ के लिखा, लेकिन आगे जो नशर करते हैं उसमें ये देखो, ये सेम टू सेम आना है, फर्क सिर्फ क्या पढ़ना है, ये आ जाए, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, असल में पता है क्या होता है, जैसे जैसे एसेट कम होता जाए वैसे वैसे उसका रिलेटेड सरप्लस भी कम होता जाए। एक तरफ एसेट खत्म होगा, अगर दोबारा कभी कोई रिवैल्यूएशन ना हो, अगले 9 साल में एसेट भी खत्म हो जाएगा और ये सरप्लस भी, ठीक है। तो ये 50 हमने ऐसे भी निकाला था। तो इस 50 की क्या नरेशन आपको बताई थी, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन टू, ठीक है, सही है। अब ये तो मैंने आपको एंट्री याद करने के लिए ये वाली कहानी सुनाई थी कि अबू आपके दोस्त की वजह से 50 रुपए का नुकसान हो गया है, उस दोस्त के बच्चे की वजह से, तो उनको कहें हमारा नुकसान पूरा करें। उन्होंने कहा ठीक है कर लेते हैं, बात की, उन्होंने कहा ठीक है जी आप ये नुकसान पूरा कर लें। तो 50 यहां से निकाला, इधर फेंक दिया, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। तो ये तो आपको वैसे तो लॉजिक है ये कि रीवैल्यूएशन सरप्लस आउटसाइड पीएनएल है, लेकिन इसकी वजह से जो इंपैक्ट पड़ा डेप्रिसिएशन का वो प्रॉफिट पे पड़ गया, तो फिर इधर लाकर उस फर्क को ही निकाला है, ठीक है। लेकिन एक और लॉजिक भी जाते जाते दी थी, वो क्या थी, असल में 1 जनवरी 16 पर 450 रुपए का गेन अनरियलाइज्ड है, लेकिन इसको हमने बेचा, अगर आज बेच दे तो 450 गेन आ जाएगा, लेकिन हमने इसको बेचा नहीं, हमने इसको 1 साल इस्तेमाल किया। जब इस्तेमाल किया तो इस्तेमाल करने से इसने रेवेन्यूज जनरेट किए, एसेट ने, मतलब यूज तो हुआ ना बिजनेस में ये एसेट, तो इसका मतलब इससे हमें 1 साल फायदा आ गया। अब उस 1 साल चलने की वजह से इसकी वैल्यू में जो कमी आई है वो डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो इस गेन के अंदर से जो 50 रुपए हम कम कर रहे हैं वो यूं कह रहे हैं कि यूं समझ लो इतना गेन ये अनरियलाइज से रियलाइज हो गया है, तो अनरियलाइज्ड गेन में से रियलाइज्ड गेन में ट्रांसफर किया है हमने। ये एक टेक्निकल रीजन है, लेकिन ये ना भी समझ आए तो खैर है, बल्कि पहली वाली ना भी समझ आए तो खैर है, बच्चे तो सिर्फ रटा लगा लेते होते हैं इस एंट्री का, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, पर्चा तो फिर भी पास हो जाता है, पर्चा फिर भी पास हो जाता है, ठीक है। कोई एक लॉजिक समझ ना आए, ये एंट्री याद हो जाए, पर्चा फिर भी पास हो जाएगा, ओके। हाँ जी, कोई क्वेश्चन, पक्का। तो यहाँ पे बुक वैल्यू आ गई और ये हम पहुंच गए हैं जी 31 दिसंबर 2016, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको क्लोज करूं तो शेयर कैपिटल 700 नजर आ रहा है, और ये कितना हो गया, होते निकल गया, ओए कितना 10, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो ही गई। फिर ये कितना बच गया,
ठीक है। अब क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएंगे? अब ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएंगे? ये अब फाइनल अकाउंट की तैयारी साथ साथ चल रही है, फाइनल अकाउंट की भी तैयारी चल रही है और इस टॉपिक में भी एक्सट्रैक्ट्स मांग ले तो ये दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो हाँ जी, अब क्लोजिंग बैलेंस जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट बनती है एज ऑन 31 दिसंबर 2016 और पीएनएल बनेगा, एसोसिएट बनेगी फॉर द ईयर, और ये भी फॉर द ईयर एंडेड बनती है, स्टेटमेंट इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 2016। मैंने लिखा नहीं था, बस इधर यहाँ पे यूँ लिख सकते हैं, ये यकम जनवरी 16 था और ये 31 दिसंबर 16 है। ओके, और ये एज ऑन 31 दिसंबर 2016। तो बैलेंस शीट के अंदर आपका इक्विटी के अंदर नजर आएगा आपको शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स और रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो यही हमारा मकसद था कि हम रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड गेन्स को अलग रखें। तो 700, फिर 1027, ये क्लोजिंग उठ के यहां आ रहे हैं, और फिर 400 मैच करेगा, ये आपकी वर्किंग से मैच करेगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में 400 जाना चाहिए, जैसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट 800 पे नजर आएगा तो रीवैल्यू सरप्लस भी क्लोजिंग 400। हालांकि सरप्लस तो 450 आया था, तो पीएनएल में यानी ओसीआई में 450 ही नजर आ रहा है फॉर द ईयर जो चेंज था, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर 50 ट्रांसफर होने के बाद क्लोजिंग आया। याद रहेगी ये बात। अच्छा, अब अगर अगले साल रीवैल्यूएशन ना हो, मसलन अगले साल रीवैल्यूएशन ना हो, तो यहां पर कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन ये ट्रांसफर की एंट्री तो फिर भी होगी। तो अगले साल ओसीआई में नथिंग, लेकिन रीवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर ये ट्रांसफर के बाद 350 बचेगा, फिर 300, फिर कोई एक दिन भी रीवैल्यूएशन दोबारा ना हो तो ये ट्रांसफर की एंट्री तो विद इन इक्विटी हर साल होती रहेगी। वो अलग बात है कि हमारे अगले साल के अंदर क्या, अगले साल में क्या आ रहा है, फिर रीवैल्यूएशन हो रही है। जरूरी तो नहीं है हर साल रीवैल्यूएशन हो, वो तो सिखाने के लिए अगले साल रीवैल्यूएशन ला रहा हूं। अगर अगले 9 साल रीवैल्यूएशन नहीं होती दोबारा तो क्या होगा? हर साल 100 रुपए की डिडक्शन करते करते 9 साल में एसेट खत्म, और हर साल 50 की ट्रांसफर करते हुए रीवैल्यूएशन सरप्लस भी खत्म। लेकिन ये ट्रांसफर है 50 की, ये ओसीआई में नजर नहीं आती। मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम करना लूं कि अगले साल रीवैल्यूएशन ना हो तो क्या होगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। ये मिटा दूं, ये ऑप्शन अभी न लिया, मिटा रहा हूं मैं। ठीक है भाई, कितनी देर की रिकॉर्डिंग होगी? तो यार फिर पार्ट 1 यहां क्लोज कर दो। ये मैंने आपको करवा दिए हैं 2 साल, जो हमारे सवाल के हिसाब से बनते हैं 2 साल। ठीक है जी, तो ये 2 साल आपके पूरे हो गए। अब तीसरा साल सवाल वाला करने की बजाय, ओहो सॉरी एक चीज रह गई, यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स में आपको बिल्डिंग की बुक वैल्यू भी तो नजर आनी है, पीपी बुक वैल्यू पर 800। तो ठीक है, अब जो असल में सवाल है वो करने से पहले जरा मैं ऐसे अज्यूम करूंगा कि सवाल बस यहाँ खत्म हो गया और अगला साल आगे चलाएं, तो क्या होगा जरा वो भी देख लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे पार्ट 1 को क्लोज कर दें। ये बिल्कुल सही वाला सवाल है।